बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डायमंड स्टार विद अ न्यू वीडियो। बेसिकली ये वीडियो पार्ट 2 है यू ग्रेड सीरीज़ का। इसमें हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि इंतहाई अहम पार्ट है आपकी एप्लीकेशन का ड्यूरिंग योर होल प्रोसेस, और आपका 75% सिलेक्शन SOP पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपका CGPA भी मैटर करेगा, आपकी कम्युनिटी वर्क भी मैटर करेगा, और आपकी मतलब वॉलंटियरिंग और आपके अदर कोई अचीवमेंट्स हैं, आप किस एरिया से बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, बहुत छोटे छोटे प्लस पॉइंट्स हैं। आपका जेंडर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो ज़्यादातर प्रेफरेंस देते हैं फीमेल्स को। तो खैर उन सबको एक तरफ रखते हैं। आज हम टोटली बात करने वाले हैं SOP के रिलेटेड। SOP कैसे लिखनी है, क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, एंड हाउ डिड आई राइट माई SOP एंड वाई इट वॉज सक्सेसफुल, और कैसे मैं एज अ प्रिंसिपल कैंडिडेट वहाँ पे सिलेक्ट हुई। अच्छा, ये मैं बात आप लोगों को क्लियर कर दूँ। जब आप लोग की शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो दो तरह से होगी। एक होंगे प्रिंसिपल कैंडिडेट्स, यानी आप तो जा ही रहे हैं ना, मतलब जब शॉर्ट लिस्टिंग के बाद, इंटरव्यू के बाद फाइनलाइज्ड है ये बच्चा, पक्का पक्का जा रहा है। और जो दूसरा कैंडिडेट होता है, मेरे माइंड से वर्ड निकल गया है, नॉन प्रिंसिपल था कि पता नहीं टेम्प्रेरी, मतलब कुछ इस तरह का ही वर्ड था, मैं बाद में देख के लिख लूँगी। वो वाले कैंडिडेट्स होते हैं जो कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए प्रिंसिपल कैंडिडेट के साथ, हो जाता है कभी, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई जा नहीं सकता, तो वो उनको रिप्लेस कर सकें। लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है कि वो बिल्कुल सेकेंडरी हैं, लेकिन वो बस एक उन्होंने फिर भी मार्जिन के साथ रखा होता है। और जितने भी ये सेकेंड कैटेगरी में लाए कर रहे होते हैं, ये भी जाते हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई इस सेकंड कैटेगरी वाला बच्चा रह गया। मुझे बिल्कुल नाम याद नहीं आ रहा उससे क्या कहते हैं, क्योंकि सिंस आई वाज अ प्रिंसिपल कैंडिडेट, सो मैंने कैसे प्रिंसिपल कैंडिडेट एज अ प्रिंसिपल कैंडिडेट तक का सिलेक्शन मेरा कैसे था। नंबर 1, लोगों ने कहा हिरा अप्लाई करो, तुम जैसे बच्चों का होता है। मतलब मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी, ब्राइट स्टूडेंट थी, और सारे कम्युनिटी वर्क वगैरह करती थी। तो जब उस टाइम पे ये अनाउंस हुए 2017 में अनाउंस हुई थी ये, तो एवरीबडी वाज लाइक, एक दो टीचर ने कहा, एक दो स्टूडेंट्स ने कहा हिरा आपको अप्लाई करना चाहिए, एंड आप जैसे स्टूडेंट्स का होता है। मैंने कहा हाँ ठीक है। और मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ बिज़ी ये वो, और कोई उम्मीद नहीं थी कि होगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से थी, और हमारे वहाँ मिथ बनी हुई थी कि भाई इंजीनियरिंग से तो कोई जा ही नहीं सकता। और मतलब खैर इंजीनियरिंग से पहले गए हुए थे 2-3 बच्चे, लेकिन दूसरी इंजीनियरिंग से थे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से तो हो ही नहीं सकता कि किसी का हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अप्लाई किया, और मैं अपने डिपार्टमेंट की फर्स्ट लड़की बनी जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, और मैंने ये मिथ ख़त्म की कि नहीं भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी हो सकते हैं। तो ये बड़ी एक मोटिवेशन थी स्टूडेंट्स के लिए आगे। यू जस्ट नीड टू बी कॉम्पिटिटिव, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब देखें हर साल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता चलता जा रहा है। हमारे टाइम पे 20,000 एप्लीकेशंस थी, और उसमें से 100 लोग हम सेलेक्ट हुए थे। अब इस दफ़ा मुझे लग रहा है 50-60 हज़ार तो होने वाली एप्लीकेशंस, या चलें 40 to 50 के तो होंगी एप्लीकेशंस। तो आपकी एप्लीकेशन में ऐसी क्या ख़ास बात हो जो वो आपको सेलेक्ट करे, तो आप लोगों के लिए कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपने अपनी एप्लीकेशन को यूनिक कैसे बनाना है। हर बच्चा अपनी बुराई कोई नहीं करेगा, हर बच्चा अच्छा ही करेगा, लेकिन आपने अपने अच्छे पॉइंट्स कैसे लिखने हैं कि वो इतना आई कैचिंग लगे कि वो आपको सेलेक्ट करें। तो इसमें आज हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की बात करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज़ जस्ट लाइक एन ऐसे, कि आपने ऐसे लिखना होता है, और उसमें क्या लिखना होता है अब आगे डिस्कस करेंगे। इस ऐसे की लिमिट 250 वर्ड्स होती है, और 250 वर्ड्स इज़ लाइक नथिंग, कुछ भी नहीं है 250 वर्ड्स। मैं कहती हूँ शुरू करो लिखना और ख़त्म। उन्होंने जानबूझ के 250 वर्ड्स लिखी है, ताकि वो इंटरेस्टेड नहीं हैं आपकी लंबी लंबी स्टोरीज सुनने में, आपकी लंबी लंबी स्ट्रगल्स सुनने में। वो नहीं इंटरेस्टेड, वो बस जानना चाहते हैं कि आप टू द पॉइंट बात करें। और कौन बच्चा, शायद कोई बच्चा बहुत ज़्यादा काबिल भी होगा, डिज़र्विंग भी होगा, लेकिन अगर आप अपनी बात ही नहीं बता पा रहे, तो फिर दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो अभी आपका काम है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स को कैसे आप समराइज़ करके उस SOP में 250 वर्ड लिमिट में रखते हो। अगर आप सोच रहे हो कि भाई हम ज़्यादा लिख देंगे कुछ, वो सिस्टम में आपने लिखनी होती है, और सिस्टम 250 वर्ड से एक वर्ड ऊपर एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो आप जब लिखोगे ना, अगर आपका 251 वर्ड्स भी बन रहे हैं, तो जो 51 एक्स्ट्रा वर्ड होगा वो काट देगा, मतलब वो पेस्ट ही नहीं आप कर सकते वहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। अब उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी होती हैं, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं उस पर, तो आपने उन क्वेश्चंस को देखना है, और उन क्वेश्चन का एक तरह के जो आप आंसर कर रहे होगे वही आपकी SOP हो जाएगी। तो आप कह सकते हो कि आप एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, ठीक है, अलग अलग जो क्वेश्चंस हैं। तो अब जब मैंने देखी है रीसेंट एप्लीकेशन, उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है टेल अबाउट योर सेल्फ, योर इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी।
अब आप अपना नाम बता रहे, कोई बच्चा नाम बता रहा है, कोई बता रहा है मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ या कुछ, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो दिस। और दूसरी बात, आप ये उन्हें पता है वो इन्फॉर्मेशन मत यहाँ पे लिखें। हाँ, कोई 1000-1200 वर्ड्स होते तो समझ भी आती है कि चलो लिख दो, इतने कम वर्ड्स हैं, आपने अपना बेस्ट देना है इन वर्ड्स में। मत बताएं अपना नेम, यूनिवर्सिटी और पता नहीं क्या एज, उन्हें सब पता है, आपने पूरा बायोडाटा अपना फिल किया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में। वो चाह रहे हैं कि आप कोई ऐसी बात बताएं, ऐसी 4 लाइनें अपने बारे में लिखें कि पढ़ने वाले को मज़ा आ जाए, कि जब वो पढ़े ना वो इमेजिन कर सके, वो शेप कर सके अपने माइंड में कि ये बच्चा किस किस्म का है। ठीक है, अब हर कोई तारीफ़ ही करेगा, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम दिस, आई एम दैट। तो आप किस तरह, तारीफ़ तो करनी, लेकिन आपने किस तरह अट्रैक्टिव वे में करनी है, ये अब आपको डिसाइड करना है। इतना डिजिटल दौर आ गया है, डिफरेंट SOPs हैं, आप देखते हैं, कुछ अपना क्रिएट करें। प्लेजरिज्म मैं बता रही हूँ पकड़ा जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो डोंट डेयर टू कॉपी एनीथिंग। ठीक है ना, तो अपने इंटरेस्ट बताएं, अपनी पर्सनालिटी बताएं कि आप किस किस्म के बंदे हैं। ठीक है, और अगर आपने लाइफ में कोई स्ट्रगल की है तो इट्स ओके, आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन एक लाइन से ऊपर मत लिखिएगा, वो इंटरेस्टेड नहीं है वो लंबी स्टोरी जानने में। ठीक है, हल्का सा बता दिया। अगर आपने कोई बहुत बड़ी कोई स्ट्रगल इस तरह से की है तो उसको बिल्कुल समराइज़ करके बता दिया, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट मोर टू टेल अबाउट योर सेल्फ। ये ना हो कि बस 4 लाइनें पढ़ ली हैं उसने ड्यूरिंग द जो भी आपका स्क्रूटिनाइजेशन के दौरान जो ऑफिसर देख रहा होगा, एंड ही विल बी लाइक 4 लाइनें हो गई हैं, इसके मसले ही नहीं ख़त्म हो रहे, इसका रोना ही नहीं ख़त्म हो रहा, मेरे साथ ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। वो इंटरेस्टेड नहीं है ये जानने में। ठीक है, तो अपना इस तरह से बताएं कि आप मैक्सिमम अपने बारे में बता सकें, अपनी स्ट्रगल से लेके हर चीज़। फिर आपको बताना है नंबर 2 पैराग्राफ में एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या हैं। एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स जैसे आपकी क्या फील्ड ऑफ स्टडी है, आपने इसे परसू क्यों किया, क्या मकसद था। अब रियलिटी पे तो आए हैं तो शायद ये भी एक मकसद हो सकता है कि भाई कहीं एडमिशन नहीं मिला, इसी में मिल गया तो ये हमने कर लिया, मेडिकल का टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर हमने यहाँ एडमिशन ले लिया। लेकिन अब इतना भी सच नहीं बोलना, तो थोड़ा सा इस किस्म का इंथुजियास्टिक हो के कोई अच्छा सा जो है ना आपने रीज़न देना है कि आप अपने इस वक्त फील्ड ऑफ स्टडी में क्या कर रहे हो और आप क्या करना चाहते हो लॉन्ग टर्म में, मतलब आपने किस मकसद से ये फील्ड ऑफ स्टडी ज्वाइन किया है। एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने क्या लिखा था। अब मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है, उस टाइम मैं BS कर रही थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। मैंने पाकिस्तान को उससे रिलेट किया। मुझे नहीं लगता कि उस टाइम मैंने ये सब सोचा था, नहीं सोचा था, लेकिन थोड़ा सा जो है ना क्लेवर होकर सोचना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है, पाकिस्तान में लोड शेडिंग के इश्यूज़ हैं, तो मैंने इस बात को उससे कनेक्ट किया कि भाई इस लोड शेडिंग को जो है ना मैं रिजॉल्व करना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं चाह रही थी कि पाकिस्तान के किसी बिगेस्ट प्रॉब्लम पे काम करूं। तो फिर मैंने देखा कि लोड शेडिंग वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है, तो फिर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आई ताकि मैं आगे चल के कोई इनोवेशंस ला सकूँ, इस जो पावर शॉर्टेज है हमारी कंट्री में मैं इसे ख़त्म कर सकूं। तो इन 2 लाइनों में ही अगले को पता चल गया कि ये कुछ बड़ा करेगी। अगली ने करियर ही अपना इस बेसिस पे चूज़ किया कि पाकिस्तान के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसने उस प्रॉब्लम को देखते हुए अपना करियर चूज़ किया। तो मैंने बहुत ज़्यादा एक सॉलिड किस्म का पॉइंट दिया था कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्यों आई हूँ। जबकि अगर मैं आपको मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, जबकि अगर मैं एक रियलिटी ढूंढूँ ना तो रियलिटी ये होगी कि वैसे तो मैं एयरफोर्स में जाना चाहती थी, बट ड्यू टू सम रीजंस आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, तो वो मेरा नहीं हो सका। और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि बस किसी भी अच्छी फील्ड में अब एडमिशन तो लेना है। जो इंजीनियरिंग की हुई थी प्री इंजीनियरिंग, तो सोचा भाई जिसमें सबसे ज़्यादा पढ़ाई है वो कर लेती हूँ। सिविल की तरफ आने लगी तो घर में ये कहा गया कि सिविल में तो लड़कियां नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो जी मुझे उठा के इलेक्ट्रिकल में डाल दिया गया। बल्कि मुझे आज भी याद है पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेरा पेपर्स डलवाए गए थे, और जब मैं घर आके मैंने तो रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा मुझे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी ही नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उस तरफ। खैर फिर घर वालों ने थोड़ा सा कूल डाउन किया, उन्होंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा इलेक्ट्रिकल ठीक है। बस मैंने उसके बाद मेरी प्रायोरिटी, क्योंकि मैंने प्लान भी रखा ही नहीं था लाइफ में, एयरफोर्स ही था कि मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है। बस फिर मैंने कहा ऐसी फील्ड में करा दो जिसमें पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो और मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो जब मुझे पता है कि मेरी एक प्लस पॉइंट है, तो फिर मेरा इलेक्ट्रिकल में कराया, एंड आई वाज हैप्पी दैट टाइम। और मुझे अब लगता है मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना, और मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। मुझे अब एयरफोर्स याद भी नहीं आता पहले तो मैं बहुत ज़्यादा अजीब मतलब उदास रहती थी कि मेरा क्यों नहीं हुआ और मैं लाइफ में आगे क्या करूँगी। जब यू ग्रेड वाली अपॉर्चुनिटी मिली थी उसके बाद मैंने कहा ना मैं इधर आती ना मेरा ये होता, और उसके बाद से मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। तो देखा जाए तो रियलिटी कुछ यूँ थी, लेकिन आप उसको अब इतना भी रियलिटी नहीं लिखनी कि मुझे जी एयरफोर्स में रह गई थी तो फिर मैंने इसमें कर लिया क्योंकि मैं पढ़ने वाली बच्ची थी, दिस एंड दैट। अब ऐसे नहीं, थोड़ा सा उसको बना के तो आप लिख ही सकते हो। आजकल माशाल्लाह बड़े आप लोग शार्प बच्चे हो, गूगल है, आइडियाज़ ले सकते हो। इस तरह से मैंने ये बताया था।
अब नेक्स्ट पैराग्राफ में वो पूछते हैं कि आपके गोल्स क्या हैं। अच्छा जी, अब गोल्स क्या हैं, अब आप कंफ्यूज हो गए होगे कि ये तो वही है जो पिछले उसमें था। ठीक है, गोल्स एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में है कि आपका प्लान क्या है। जैसे मैंने कहा, मैं पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जो लोड शेडिंग है, उसको सॉल्व करूँगी, पावर शॉर्टेज को, लेकिन कैसे करूँगी, मेरा क्या प्लान होगा। मैंने उन्हें बताया था कि मैं एनर्जी सेक्टर में करना चाह रही हूँ और मैं रिन्यूएबल एनर्जी पे थोड़ा सा काम करना चाह रही हूँ। और उसी बात को मैंने आगे फिर जोड़ दिया, जो अगला पैराग्राफ था, कि ऑब्वियसली मुझे एक ज़्यादा हाई नॉलेज चाहिए सब चीज़ के बारे में। यूएस में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, तो डेफिनेटली मतलब थोड़ी उसमें से अच्छे से मतलब बटरिंग की कि भाई यूएस के अच्छे इंजीनियर्स हैं डेफिनेटली, तो वो ऐसी किस तरह की पॉलिसी। और इवन मैंने सिर्फ इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं, कंट्री वाइज भी लिखा कि भाई कंट्री में आपके कितनी ज़बरदस्त पॉलिसीज़ होंगी कि आप लोग अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आपकी कंट्री में है, हालांकि बहुत सी कंट्रीज़ में। तो मैं वो सीखना चाहूँगी और वहाँ से सीख के मैं वापस जब अपने कंट्री आऊँगी उसे इम्प्लीमेंट करूँगी। ये बेसिकली अब मैं लास्ट पैराग्राफ के अंदर आ गई हूँ, क्योंकि मेरी हर पैराग्राफ एक दूसरे से कनेक्टेड था। और आप लोगों ने भी अपना ऐसे ही लिखना, ये नहीं कि पहले पैराग्राफ में एक अलग ही पिक्चर आपने कर दी, सेकंड में एक अलग ही बात बता दी गोल में, अब अचीव करने के लिए एक अलग सीन है। मतलब थोड़ा सा ना कनेक्टेड रखें। इस तरह से मेरा कनेक्टेड चल रहा था। चले मैं फोर्थ पे बात कर लेती हूँ और फिर बताती हूँ मैंने क्या लिखा। वाई यूएस, आप हाँ, आपको यूएस हम क्यों सिलेक्ट करें और आप यूएस क्यों जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने पिछले ही पॉइंट को उसको कंटिन्यू करते हुए बताया कि भाई वहाँ के इवन मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ साइंटिस्ट जो है ना सर्च किए। इलेक्ट्रिकल मुझे तो पता भी नहीं था कौन है, लेकिन जब किया तो थॉमस एडिसन जो थे जिन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था, वो यूएस के निकले और एक और 2-3 थे। तो मैंने उनका नाम लिखा। मैंने कहा ये इतने ग्रेट साइंटिस्ट हैं, दे आर द पाइनियर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इफ़ दे वर फ्रॉम यूएस तो इट मीन्स देयर इज़ समथिंग स्पेशल इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ यूएस, जो मैं खुद विटनेस करना चाहती हूँ। क्योंकि जो मेरे एम्स और गोल्स हैं, शायद उतनी जिस चीज़ पर मैं काम करना चाह रही हूँ वो पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है। तो अगर मैं एक सेमेस्टर वहाँ गुजारूंगी तो मैं बहुत बेहतर तरीके से उन टेक्नोलॉजीज़ को, उन पॉलिसीज़ को समझ सकूँगी, ताकि मैं पाकिस्तान आके उनको इम्प्लाई कर सकूँ। और ये बहुत वैलिड पॉइंट मैंने बनाया था वहाँ पे, क्योंकि वो ये चाहते हैं, ये बात मेंशन करें आप, कि जब आप पाकिस्तान से यूएस जाएंगे तो आप पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, उनको क्या फ़ायदा हो रहा है वो भी मैंने बताया था। मैंने उन्हें ये बताया था कि हमारा अपना कल्चर है और अमेरिकन्स का बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेकर नेगेटिव नैरेटिव है पाकिस्तानी से रिलेटेड, और इसी तरह से पाकिस्तानी हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका एक बहुत अजीब और नेगेटिव नैरेटिव है ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस एंड व्हाट। तो मैं इन लोगों के बीच में एज अ ब्रिज बन के बताना चाहूँगी, एंड नॉट एवरीबडी हैज़ एक्सेस। अब हर कोई तो यूएस नहीं जा सकता ना विटनेस करने के लिए। सो अगर मेरा सिलेक्शन मेरे पूरे एरिया का सिलेक्शन होगा, मैंने उनको इस तरह कहा था। तो जब मैं वापस आके बताऊंगी तो मैं अपनी कम्युनिटी की गर्ल्स के लिए एक एग्जाम्पल बन सकूंगी। मैं उन्हें बता सकूंगी कि यूएस के लोग कैसे हैं, और शायद हम ये जो पर्सपेक्टिव है, जो एक सोशल मीडिया के थ्रू जो हम लोग एक देख रहे हैं चीज़ें, तो शायद ये जो नेगेटिविटी कम हो। और वाकई ये अल्फाज नहीं थे, ये वाकई में मैंने विटनेस किया है। अपार्ट फ्रॉम जो भी प्रॉब्लम्स कुछ हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। तो मैंने इस तरह से उसको रिलेट किया था, एजुकेशन सिस्टम की तारीफ़ की थी और ये बताया था देखें वहाँ जाके क्या करूँगी, यहाँ आके क्या करूँगी। इसके अलावा मैंने अपनी अचीवमेंट्स बताई थी, वो अचीवमेंट जो कि वर्थ मैंशनिंग थी। वैसे मैंने बहुत कुछ किया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मेरा प्लस पॉइंट था कि भाई मेरा CGPA भी बहुत अच्छा था, 4 में से था, और मेरा था 3.89 था उस टाइम पे, आई थिंक सो, या 3.92 मेरा उस टाइम पे शायद था, उस सेमेस्टर में जब मैंने अप्लाई किया था, कुछ इसी तरह से था। तो हाई CGPA भी था, SOP भी अच्छी हो गई, प्लस मेरा कम्युनिटी और वॉलंटियर वर्क भी बहुत अच्छा था। तो इसलिए मेरा सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो गया एज अ प्रिंसिपल कैंडिडेट। अच्छा, और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों ने पाकिस्तान की कोई नेगेटिव बात उस तरह से नहीं लिखनी। ठीक है, मैंने बताया कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग है तो मैं उस पर काम करना चाहती हूँ, दैट्स इट। मैंने एक प्रॉब्लम के वे से डिस्कस किया। ये ना हो कि आप बिल्कुल ही बुराइयां शुरू कर दें कि पाकिस्तान का ये, पाकिस्तान का वो, कभी भी करने की ज़रूरत नहीं। उन्हें सब पता है, उन्हें पता है आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हो, डेवलपिंग कंट्री है, और ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई बुराइयां करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एज अ प्रॉब्लम अगर आप कोई चीज़ पॉइंट आउट कर रहे हो कि वो प्रॉब्लम भी इसलिए, ये नहीं कि मैं तंग आ गया हूँ, यहाँ पे सिफारिश है, ये वो मत मेंशन करें इस किस्म का कोई भी फसूल पॉइंट अनटिल अनलेस आप किसी उस चीज़ पे काम कर रहे हो। जैसे लोड शेडिंग का मैंने मेंशन किया, ये नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन मैंने इसलिए मेंशन किया कि आई वांट टू वर्क ऑन दिस। मैं रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना चाहती हूँ, मैं चीपेस्ट एनर्जी सेक्टर में देखना चाहती हूँ, पावर लॉसेस को कैसे हम वो कम कर सकते। स्टे पॉजिटिव ड्यूरिंग योर होल एसे।
अच्छा, अब आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि आपने एसओपी लिख ली, मैंने आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया, भाई मैंने क्या क्या लिखा। अब कॉपी पेस्ट करने ना बैठ जाइएगा, अपनी थॉट्स ढूंढें। आप मेडिकल की फील्ड में हैं, उसको ढूंढें, आप किस तरह बता सकते हो, ठीक है। आप कोई स्पेसिफिक उसमें उसको थोड़ा सा रिसर्च करें। मैंने भी बैठ के रिसर्च की थी उस टाइम पर, और उस टाइम पर तो फिर इतना ज़्यादा मतलब टफ था। अभी तो बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर आप कर सकते हो। अच्छा, अगर आप किसी की एसओपी देखते हो, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप किसी की एसओपी देखो, क्योंकि जब आप एक बंदे की एसओपी पढ़ लेते हो ना, आपके माइंड में वो ड्राफ्ट बन जाता है। आप उस ड्राफ्ट से बाहर ही नहीं आ सकते, आप उसी तरह से सोचना शुरू कर देते हो। तो मैं रेकमेंड करूँगी पहले खुद से लिखो, फिर किसी की एसओपी देखो कि उसने क्या लिखा, ताकि आपके पास अपना एक ड्राफ्ट हो। तो ये बहुत अच्छा होगा। अब बात आ जाती है रिव्यू की। हर तीसरा बच्चा पागलों की तरह भाग रहा है, रिव्यू कर दें, रिव्यू कर दें, रिव्यू कर दें। 10,000 लोगों से आप रिव्यू कराते हैं, 10,000 आप लोग सेशन अटेंड करते हैं। इन दी एंड होता क्या है? कुछ नहीं होता। यू जस्ट एंड अप मैसिंग अप विद योर माइंड। आपको कुछ नहीं समझ आ रही होती और पता नहीं फिर आप क्या क्या लिख के बैठ जाते हैं। पहली बात तो ये, जिससे भी आपने गाइडेंस लिए, क्या वो खुद यू ग्रेड एलुमनाई है? पहली बात, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। वो किस बेसिस पे आपको ये बात बता रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग बहुत अच्छा भी बताते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो यू ग्रेड एलुमनाई हो, लेकिन फिर भी। दूसरी बात ये कि मे बी समटाइम्स कोई बंदा इतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। दूसरी बात, आप देखें, मैं 2018 में गई थी, अब 2023 की एप्लीकेशंस ओपन हुई और आप 2024 में जाएंगे, तो हो सकता है क्राइटेरिया कितना ज़्यादा डिफरेंट हो गया हो। जो बातें मेरे टाइम पे वैलिड थी शायद वो अब ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को भी माइंड में रखना है। अच्छा, आप कहते होंगे हाई फाई इंग्लिश में लिखना है कैसे? देखिए, एक नॉर्मल सी इंग्लिश में लिखें, ऐसी इंग्लिश में लिखें जिस इंग्लिश को आप डिफेंड कर सकें इंटरव्यू में। सिर्फ शॉर्टलिस्ट होना मकसद नहीं है। अगर आप सेलेक्ट हो गए, आपको क्या लगता है बस आप शॉर्टलिस्ट हो गए, आप जा रहे हैं? इंटरव्यू में कौन लोग रिजेक्ट होते हैं? इंटरव्यू में वही लोग रिजेक्ट होते हैं जिन्होंने इधर उधर से कॉपी पेस्ट की होती हैं, लोगों से लिखवाई होती हैं, क्योंकि उनका वो इंग्लिश का लेवल वो वहाँ मीट ही नहीं कर पाते इंटरव्यू में। ठीक है, माना रिटन और स्पोकन दो अलग चीज़ें, लेकिन इतने बच्चे वो भी नहीं हैं, उन्हें समझ आ जाती है। आपको पता है जो पैनल होता है ना इंटरव्यू का, उसमें एक साइकाइट्रिस्ट भी बिठाया होता है, जो कि इस बात को देख रहा होता है कि ये कितना कॉन्फिडेंट है और ये कितनी बातें वो कर रहा है। जब आपने किसी और से लिखवाया है ना, तो आप इंटरव्यू में ना चाहते हुए भी, आपने अगर झूठ लिखें, ना चाहते हुए भी आप उस ट्रैक से हटेंगे और वो देखेंगे इस इंटरव्यू वाले बंदे में और इस एसओपी में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, एंड यू विल एंड अप लूजिंग योर दिस चांस, ठीक है। तो ऐसी हरकत ना करें, उसी इंग्लिश में लिखें। इस पे ये कभी भी मैटर नहीं करता कि आप हैवी वर्ड्स यूज़ करें या बहुत लो। हाँ, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशंस का ख्याल रखें, कॉमा, फुल स्टॉप, सब चीज़ें, ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। लेकिन ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है आपको। इतनी इंग्लिश रखें जिसको आप जस्टिफाई कर सके इंटरव्यू में जब आप बोल रहे होंगे। दूसरी बात ये कि अगर आप फिर भी चाह रहे हैं कि नहीं यार थोड़ी तो बेहतर इंग्लिश होनी चाहिए, तो मैं आपको एक टिप देती हूँ जो मैंने उस टाइम पे फॉलो की थी, क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने कहा यार थोड़ी तो इंग्लिश बेहतर होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एक ये लाइन है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सिंपल सी लाइन है, ब्यूटीफुल। इस ब्यूटीफुल को आप गूगल में लिखें सिनोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल के सिनोनिम्स आ जाएंगे, अमेजिंग, अलरिंग और बहुत से मतलब एडजेक्टिव्स हैं। तो आपको जो अच्छा लगे, ये भी देखना है कि उधर सेंटेंस में फिट हो भी रहा है यानी, क्योंकि समटाइम्स कुछ सिनोनिम्स ऐसे होते हैं कि जिसमें फिर थोड़ा सा ग्रामेटिकल चेंज करना पड़ता है। तो इस तरह करके थोड़े सा मैंने सिनोनिम्स कर करके तो थोड़ा सा अपनी एसओपी को बहुत अच्छा बना लिया था। इसके अलावा मैंने एक और, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का स्टार्ट बहुत ही धमाकेदार तरीके से किया था कि बंदा पढ़ते साथ ही ना वो मतलब अपना ग्लासेस सही करने पे वो हो जाए कि, और वो ऐसे हो जाए कि ये किसकी है, हु इज़ दिस गर्ल। और ये बात मैं मतलब सारा क्रेडिट अल्लाह ताला को जाता है, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे किसी से हेल्प नहीं ली। जैसे कि मैंने बताया पहले भी, डेडलाइन जिस दिन थी उस दिन 10:30 बजे तो मैंने सब कुछ फाइनल करके सबमिट किया। मुझे टाइम ही नहीं मिला किसी यू ग्रेड एलुमनाई से अपनी एसओपी रिव्यू करवाने का या किसी चीज़ का भी। तो मुझे पता ही नहीं था कि मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, बस मैंने कहा लिख दिया और बस अब मैं सबमिट कर रही हूँ। लेकिन इतना पता था कि जो गाइडलाइंस उन्होंने दी हुई थी ना, मैंने वो सब पूरी की। तो अगर आप उसको समझो ना, डम रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि बस ठीक है कैसे करना है, कैसे पीछे भागना छोड़ दें। अगर थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लें और जो गाइडलाइंस उन्होंने दी हुई हैं उसको आप अगर फॉलो करो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखो, मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरी एसओपी किसी ने रिव्यू नहीं की, मैंने कोई सेशन अटेंड नहीं किया, टाइम ही नहीं था, और बस सबमिट कर दी। इंग्लिश अच्छी थी मेरी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मेरी कोई नहीं थी, मेरी ग्रामर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मैंने बस उस पैटर्न को दिमाग में रखा जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। और हाँ, मैंने अपने बारे में जो बताना था मैंने बहुत
अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि मेरे पास काफ़ी अचीवमेंट्स थी जो मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जैसे मैं IEEE का पार्ट हूँ, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं US जाके अपने इंटरनेशनल पीयर्स से मिलूँ, जो मतलब क्योंकि इसका हर ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है। तो मतलब मैंने बहुत से ऐसे वैलिड पॉइंट्स बताए थे जिससे उनको मेरे एकेडमिक गोल्स, मेरी एनर्जी उन्हें अच्छी लगी। लीडरशिप की एग्जांपल्स दी थी कि मैं क्या क्या काम करती रही हूँ। मैं उस टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन में एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम कर रही थी, मैंने वो मेंशन किया, और एज अ वॉलंटियर काम कर रही थी बलूचिस्तान बॉय स्काउट वालों के साथ, वो मेंशन किया। अपनी डिबेटिंग स्किल्स का हल्का सा बता दिया कि ये सब करती हूँ। न्यूमरस अवार्ड्स इन स्पीच एंड डिबेट्स इस तरह कर दिया था। तो मतलब जो अचीवमेंट्स मुझे लगी ना, मैंने वो की और उसके सर्टिफिकेट्स भी अपलोड कर दिए थे। बेशक मैं झूठ बोल दूं कि मैं डिबेट करती हूँ कुछ, अगर मैं डिबेटर हूँ या मैं एक स्पीच करती हूँ, तो आपको लगता है कि मैं इंटरव्यू में फिर ऐसे करूँगी, मतलब मैं हिचकिचाऊँगी? ठीक है, ऑल्दो द इंटरव्यू इज़ गोइंग टू बी इन इंग्लिश, तो हो सकता है लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू, लेकिन फिर भी जो बंदा कॉन्फिडेंट होता है ना स्टेज पे, वो दिख जाता है इंटरव्यू में। वहाँ आप इतनी बड़ी बात कर दें, वहाँ इंटरव्यू में आपसे एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा हो मुंह से, तो अनफॉर्चुनेटली चाहे फिर वो आप नर्वस हो, जो भी हो, आप फिर फेलियर ही समझें अपना, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। यू कैन डू इट, यू कैन बी द नेक्स्ट यू ग्रेड एलमनाई। और मेरी तरह बैठ के फिर आप कह रहे होंगे कि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, दिस एंड दैट। बिलीव मी, ये एक्सपीरियंस आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। हाईली रेकमेंड करूँगी इसको करें, और ज़्यादा लोगों से इतना ज़्यादा रिव्यू मत कराएं, अपना माइंड क्लियर रखें, बस उस गाइडलाइन को फॉलो करें। इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इतना दिल पे मत लें। सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आप लोग जो है ना वो हो जाते हैं मायूस। बस अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें। मैंने यकीन करें, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी मेरा होगा या कुछ होगा, इसलिए शायद हो भी गया, क्योंकि जिन चीज़ों को मैं ज़्यादा सर पे लेती हूँ वो होती ही नहीं है। आई वॉज लाइक बस ठीक है, कर दिया। एंड व्हेन आई गॉट द कॉल, मैंने कहा रियली, ये वहाँ से कॉल आई? फिर मैंने कहा चलो कॉल आ गई, अच्छी बात है, सेलेक्ट हो गई 20,000 एप्लीकेंट्स में से, कोई बात नहीं, इंटरव्यू में तो रह जाऊंगी, कोई नहीं। इंटरव्यू भी देके आ गई, एंड आई वाज नॉट मतलब उस तरह सेटिस्फाइड नहीं थी। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने सही नहीं किया ये। इंटरव्यू के बाद भी कॉल आ गई, तो क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट थी, और मैंने हाँ बस मेरी कुछ सीनियर्स थी जिनका पहले हुआ था, तो उनसे बस ऐसे बात कर ली थी, अच्छा मेरा इंटरव्यू है तो मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे 1-2 मतलब कोई 5-6 वॉइस नोट भेजे, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने किसी से गाइडेंस नहीं ली, और यही मेरा सक्सेस का राज है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों से मैं उस टाइम बात करती, उतना ज़्यादा मैं कंफ्यूज होती। हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है। अब मैं जो एक्सपीरियंस बता रही हूँ, देखिए एक चीज़ होती है किस्मत भी, मेरी किस्मत में था। अब मैं बोलूँ नहीं नहीं SOP किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है, अब ये भी गलत होगा ना। समटाइम्स कोई बंदा अच्छी आपको मिस्टेक निकाल के बता देता है, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला ने अगर नसीब में लिखा होगा ना, तो आपका बड़े से बड़ा ब्लंडर भी होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अल्लाह ताला पे भरोसा रखें और हिम्मत ना हारें। कीप अप्लाइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। एंड आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपनी SOP जल्दी से लिख लें क्योंकि डेडलाइन करीब है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स अबाउट यू ग्रेड। और यू ग्रेड की कोई और वीडियोस देखनी है, मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। अगर आपको मेरी पार्ट 1 और पार्ट 3 देखना है यू ग्रेड का, तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट है पूरी यू ग्रेड की, और आप उस पर जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने एक जर्नल इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, यू ग्रेड कैसे है, मतलब क्या होता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और अपना कुछ थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ फर्स्ट पार्ट में। और थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो है हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, वो सारी चीज़ें बताऊंगी। तो अगर कोई अदर पार्ट देखना है तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और भी बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं जिनका मैं बताती रहती हूँ। सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।